गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि छंद क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, अर्थात कि छंद होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि छंद का अर्थ होता है बंधन। क्या होता है छंद का अर्थ? छंद का अर्थ है बंधन, बंधन युक्त रचना। यहाँ पे युक्त मतलब जो रचना बंधन में बंधी हुई होगी, बंधनों से बंधी हुई होगी, वो क्या कहलाती है? पद कहलाती है। आपने पढ़ा है गद्य और पद्य। पद्य मतलब कविताओं की पंक्तियाँ। पदखंड आप पढ़ते हैं तो पदखंड क्या हो जाएगा? कविताओं की पंक्तियाँ। तो जो कविताओं की पंक्तियाँ क्या होंगी? छंद से युक्त होंगी, मतलब छंद उनमें होगा, उनमें छंद का प्रयोग किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगी? बंधन युक्त रचना पद कहलाती है। कविताओं को नियमों में बांधना छंद कहलाता है। याद रखिएगा, जब हम कविता लिखते हैं और उनके कुछ नियमों को हम पालन करते हैं, तो जहाँ तुक कहाँ लय लगाना है, तो उनको क्या कहेंगे? हम छंद कहेंगे। कि कविता को नियमों में बांधना छंद कहलाता है। ये लाइन आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा कि कविता को नियमों में बांधना क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। छंद और कविता का आपस में बड़ा ही गहरा संबंध। ये विशेषताओं के अंतर्गत यदि आपके एग्जाम में आता है कि आप छंद की परिभाषा बताइए, तो आप सिंपल सा लिखेंगे, छंद का अर्थ है बंधन। ठीक है, कविताओं को नियमों में बांधना छंद कहलाता है। ये आपकी कितनी परिभाषा हो जाएगी। अब आपके परीक्षा में आता है कि छंद की विशेषताएं बताइए, तो फिर आपको जितने ये पॉइंट्स लिखे उनमें से 3 या 4 जितने भी पूछ जाते हैं एग्जाम में कि 5 पॉइंट्स लिखिए छंद के, 6 पॉइंट्स लिखिए, वैसे मोस्टली 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स आते हैं। तो आपको ये 5 विशेषताओं में से कोई भी 5 विशेषता लिख देनी है ना। तो अर्थात कहा जा सकता है कि छंदबद्ध रचना ही कविता कहलाती है। तो ऐसी रचना जिसमें छंदों का उचित प्रयोग किया गया हो, तभी वो कविता कहलाएगी, है ना। तो ये कहा जाए, कविता तो कोई भी लिख लेगा, जो कवि छंदों का ध्यान रखते हुए कविता लिखता है, वही सही मायने में वो रचना कविता कहलाती है। छंद से कविता का सौंदर्य और बढ़ जाता है। छंद से कविता का सौंदर्य और बढ़ जाता है। छंद से रची गई कविता बहुत जल्दी याद हो जाती है। छंद से रची हुई कविता जो होगी वो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगी। हिंदी की सभी कविताएं छंदों में लिखी जाती हैं। हिंदी की सभी कविताएं छंदों में लिखी जाती हैं। हिंदी के सभी प्राचीन कवियों ने छंदों का प्रयोग, जितने भी हिंदी के प्राचीन कवि थे, है ना, उन्होंने क्या किया है? जब कविताओं की रचना की तो छंद का विशेष ध्यान दिया है। और जितनी भी प्राचीन कविताएं हैं उनमें स्पेशली छंदों का प्रयोग करते हुए ही कविताएं लिखी गई हैं। कोई भी कविता बिना छंद के नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा छंद की परिभाषा। तो कविता को नियम में बांधना छंद कहलाता है, और ये हुई आपकी छंद की विशेषता। आगे देखते हैं हम छंद की परिभाषा और उसके प्रकार। ठीक है, अभी हमने पिछले पेज में देखा कि छंद की परिभाषा, फिर से एक बार देखते हैं। कविता को नियमों में बांधना छंद कहलाता है। याद रखिएगा, कविता को नियमों में बांधना क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। हिंदी के सभी प्राचीन कवियों ने छंदों को की प्रयोग किया, जिसमें छंदों में जो कवि ने बनाए, जो कविताएं लिखी, उनमें छंदों का प्रयोग किया। अब कौन कौन सी जो कविताएं थी या कौन कौन से दोहे थे, तो यहाँ देखिए, दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्त और कुंडलियाँ। कौन कौन सी? दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्त और कुंडलियाँ आदि का हिंदी कविताओं में अधिक प्रयोग किया। ये जो है वो प्रकार हैं, कौन कौन से छंद के प्रकार हैं। इन प्रकारों को कहाँ प्रयोग किया गया है? हिंदी की प्राचीन कविताओं में इन विशेष छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं छंद के प्रकार। तो छंद के प्रकार यहाँ पे 6 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? वर्ण, मात्रा, पद, यति, गति और तुक। फिर से देखिए, वर्ण, मात्रा, पद, यति, गति और तुक। वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर। जैसे कि आप कितने अक्षर होते हैं हिंदी में, आपको पता है? 52 अक्षर, है ना। हिंदी की वर्णमाला की यदि हम बात करें तो हिंदी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अक्षर। मात्रा कितनी होती हैं? 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। एक होती है दीर्घ और एक होती है लघु, यानी कि छोटी मात्राएं और बड़ी मात्राएं। इस तरह से ही आपने पढ़ा है, बड़ी ई, छोटा ऊ, इस तरह से ना। आ की बड़ी मात्रा, फिर छोटी की मात्रा। तो इस तरह से हमने जो 2 प्रकार की मात्राएं हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी? लघु और दीर्घ, अर्थात छोटी और बड़ी मात्राएं। पाद मतलब क्या होता है? चरण या स्टेप।
यति, यति मतलब होता है विराम, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। अर्थात पढ़ते पढ़ते हम कविता पढ़ते तो एक हल्का सा विराम देना पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, यति। फिर गति, गति मतलब स्पीड, किस गति से हमें क्या पढ़ना है, किस गति से लिखना है ना, किस उच्चारण करना है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका गति के अंदर। और तुक, ठीक, तो ये आपने 6 चीजें देखी, वर्ण, मात्रा, पाद, यति, गति, तुक। ठीक है, अब हम इन्हें विस्तार से समझते हैं।